हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल कैरियर दर्शन में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th के कुछ महत्वपूर्ण नोट लाए हैं, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने कुछ नोट बता दिए हैं, और उसके बाद जो अगले नोट बच गए हैं उसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो है मेरा टॉपिक आज का, समवर्ध पिंडों की गति, मोशंस ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। ये मेरा आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। जब दो पिंड एक दूसरे से किसी अभितान्य धागे से जुड़ा हो तथा विशेष परिस्थिति में एक साथ गति उत्पन्न करने की स्वतंत्र हो, तो इस प्रकार की गति समवर्ध पिंडों की गति कहलाती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं केस 1 में क्या है, m1 लेस देन m2 तथा दोनों पिंडों का त्वरण समान हो। तो देखिए m क्या है, मास है। यहाँ पर देख रहे हैं एक पिंड है और यहाँ भी एक पिंड है। ये m1 है, ये m2 है। दो मास दिया हुआ है, जिसमें टेंशन जो लग रहा है यहाँ पे देख रहे हैं, टेंशन इस वाले में भी लग रहा है, इस वाले में भी टेंशन लग रहा है T, और ये ग्रेविटेशन जो है नीचे की ओर G लग रहा है। ठीक, तो यहाँ से बन जाएगा आपका T_m1G = m1A, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद m1G T1 m = m2A, ये समीकरण सेकंड बन जाएगा। यहाँ से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से क्या बनेगा, m2 - m1 G कॉमन आ जाएगा यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में, = m1 + m2A। यहाँ से ये समीकरण आपको तैयार हो गया, समीकरण 1 और समीकरण सेकंड को जोड़ने से। इसके बाद इसलिए A बराबर m2 - m1 × G / m1 + m2, इस प्रकार से लिखा गया है। देखिए फिर आगे क्या है, समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण 1 जो था T - m1G ये वाला, और m2G - T, इसको क्या किया, डिवाइड किया गया, घटाया गया, तो क्या बना, देखिए m1A m2A, यहाँ से A और ये कैंसिल बच गया, बचा क्या, m2T - m1 m2G = m1 m2G m1T, ये बच गया। इस प्रकार से ये आपका जो है बन गया फॉर्मूला, T बराबर ये वाला। फिर नेक्स्ट केस नंबर 2 है। केस 2 में है, ये एक रॉड है। देखिए इसका जो मास m1 यहाँ पर है और यहाँ m2 लग रहा है, m2G, टेंशन T यहाँ पर और टेंशन T यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरफ से जो है टेंशन T लग रहा है। ठीक है, टेंशन T इसी प्रकार से लिखा गया है। आगे देखिए चित्र से जो T = m1A समीकरण फर्स्ट बना था, m2GT = m2A समीकरण सेकंड बना। फिर इसी प्रकार से देखिए आगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, m2G = m1 + m2A, A = m2G m1 + m2, इस प्रकार देखिए लिखा गया है। एकदम बहुत बारीकी से समझ जाइए। यहाँ से भी T = आपका फॉर्मूला निकल गया, m1 m2G m1 + m2, इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर आगे देखिए, आगे आपका एक अगला जो टॉपिक है उसका नाम है संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, स्टेटमेंट 1 देखिए, अनोन्य क्रिया करने वाले किसी कणों के वियुक्त निकायों का कुल संवेग संरक्षित होता है। टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम of
इंटरैक्टिंग पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। समझिए। चलिए प्रूफ देखिए, यहाँ प्रूफ भी है, प्रूफ भी थोड़ा समझ लीजिए क्या करा प्रूफ में। देखिए यहाँ पर जो है एक गोला ए बी और यहाँ पर दोनों गोला को एक साथ रखा गया। फिर यहाँ ए है, वेलोसिटी v1 है, इसमें वेलोसिटी v। देखिए इसका प्रूफ समझिए क्या है। देखिए ए वाला जो ये पिंड है इसमें जो मास m1 है, बी वाला m2, ये जो प्रारंभिक के जो इसका वेग है u1 है, इसमें भी प्रारंभिक वेग u2 है। और इसी प्रकार से m2 इंटू m2 को मल्टीप्लाई किया गया दोनों पिंडों को एक दूसरे से, क्या हो गया देखिए, तो u1 ग्रेटर देन u2, जो u1 है u2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझे, मतलब भार में ज़्यादा हो गया, फोर्स जो है u2 से ज़्यादा लगा u1 के सापेक्ष। समझे। देखिए m1 है, यहाँ पर जो पिंड का भार है m1 है, यहाँ पे भी m2 है। सेम उसी तरह से इसमें भी देखिए वेलोसिटी है, अंतिम वेलोसिटी क्या है, v है, यहाँ v2 है, यहाँ v1 होगा। समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे सारा जो है इम्पोर्टेंट नोट लिखा गया है, आप एक एक बारीकी से समझ सकते हैं। आराम से वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। चलिए उसके बाद लिखा है माना दो वस्तुएं ए और बी जिसका द्रव्यमान m1 m2 है, या दोनों वस्तु क्रमशः u1 तथा u2 वेग से सरल रेखा में गतिशील है। जब u1 ग्रेटर देन u2 तो टक्कर होती है और टक्कर के पश्चात वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, यही बात जो प्रूव है यहाँ पर ये लिख कर देखिए क्लियर हो गया, लिख कर ना हो गया। चलिए आगे देखिए, अतः ए वस्तु के संवेग में परिवर्तन, इसी प्रकार बी वस्तु के वेग में परिवर्तन, तभी एक दूसरे में जो है किसी में भार ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया, किसके कारण, वेग के कारण हो गया। समझे। मास का तो इक्वल ही था, m1 m2, फिर आगे भी था m1 m2, सभी का मास इक्वल था दोनों का, लेकिन क्या हुआ, संवेग के कारण उसमें मास का जो वेट, उसका भार में परिवर्तन हो गया। समझे। चलिए इसके बाद देखिए ए इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1, APB इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। देखिए इस प्रकार से लिखा गया है। उसके बाद है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है, FAB इक्वल टू डेल्टा PA T डेल्टा T तथा FBA इक्वल टू डेल्टा P, B ऊपर चला जाएगा और डेल्टा TA। अब उसके बाद है अतः न्यूटन के तृतीय गति नियम से FAB इक्वल टू माइनस FBA डेल्टा PA बट्टे डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा PB बट्टे डेल्टा T। इसी प्रकार से सभी बातें लिखे गया है। देखिए यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है। देखिए टक्कर के पश्चात का कुल संवेग क्या हुआ और टक्कर के पहले का कुल संवेग क्या होगा, सभी लिखिए। माइनस m2 v2 माइनस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, इस प्रकार से लिखा गया। इधर भी है देखिए m1 v1 माइनस m1 u1 m1 v1 प्लस m2 v2। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला नोट देखिए क्या लिखा हुआ, हाईलाइट किया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, घर्षण। घर्षण तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो यहाँ समझ लीजिए, क्लास 9th का ये जो ऐसा टॉपिक है। घर्षण का इंग्लिश होता है फ्रिक्शन। घर्षण का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। देखिए जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर फिसलती है अथवा फिसलना चाहती है तो दोनों वस्तुएं के बीच एक विरोधी बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, विरोधी बल। समझे, जो अपेक्षित गति का विरोध करता है, घर्षण कहलाता है। और
विद्युत बल घर्षण बल कहलाता है। समझिए। उसके बाद देखिए आगे घर्षण के प्रकार। देखिए घर्षण के कितने प्रकार हैं। घर्षण के कुल 7 प्रकार यहाँ दिया गया है। देखिए घर्षण के प्रकार में सबसे पहला है स्थैतिक घर्षण, दूसरा है गति घर्षण काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद लॉटनिक रोलिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण लिमिटिंग फ्रिक्शन, सर्पिस घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद देखिए सभी को एक एक करके और समझिए। देखिए इसके बाद है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयत्न किया जाता है तो वस्तु के गति अथवा अवस्था में आने के पूर्व दोनों बलों के बीच लगने वाला घर्षण बल को स्थैतिक बल कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया किसका, स्थैतिक घर्षण का। अब देखिए गतिज घर्षण, गतिज घर्षण जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर गति कर रही होती है तो संपर्क तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल को गतिज घर्षण कहते हैं। इसे Fk से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है, Fk से। ठीक है। उसके बाद देखिए लॉटनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखिए आगे लॉटनिक घर्षण पढ़िए क्या है, देखिए समझिए। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के तल पर लुढ़कती है तो दोनों तलों के बीच घर्षण को लॉटनिक घर्षण कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के तल पर लुढ़कती है तो दोनों तलों के बीच घर्षण को लॉटनिक घर्षण कहते हैं। इसे Fr से सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है, आगे है सीमांत घर्षण। अब समझिए ये सीमांत क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत एक सीमा तक ये घर्षण करेंगे। ठीक है, देखिए आगे सीमांत घर्षण बल का वह अधिकतम मान, घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिससे थोड़ा सा भी अधिक वाय बल लगाने पर वस्तु पर खिसकने लगती है, सीमांत घर्षण कहलाती है। अपना सीमे तक ये घर्षण करेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए सर्पी घर्षण। अब ये समझिए सर्पी घर्षण क्या है। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के तल पर फिसलती है तो तलों के बीच उत्पन्न घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। समझे। अब देखिए आगे क्या है। अब अगला है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। ये समझिए ये क्या कह रहा है, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण की अवस्था में अभिलंब अभिक्रिया बल और परिणामी बल के बीच का कोण घर्षण कोण कहलाते हैं। देखिए फिगर से भी समझाया गया है। देखिए यहाँ फिगर दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है फिगर में, देखिए एक रॉड है दिया हुआ। देखिए ये रॉड है। ठीक है, ये रॉड का हो गया आपका। और ये अब यहाँ से देखिए एंगल बन रहा है R cos थीटा, यहाँ से भी R sin थीटा बन गया। यहाँ से यहाँ मिला के यहाँ पे भी एक थीटा का कोण बन रहा है। यहाँ से F है, यहाँ UR है। चित्र से R cos थीटा इक्वल टू mg। देखिए यहाँ mg कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, इस वस्तु में mg क्या नीचे की ओर लग रही है। चल देखिए हो गया। इसको आप इसी प्रकार से जो है आगे लिख देंगे कि R sin थीटा इक्वल टू UR इक्वल टू Umg। समीकरण सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 U इक्वल टू
tan थीटा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एप्सिलॉन यू। चलिए आगे देखिए, इसको क्या पढ़ा जाता है, म्यू बोला जाता है। देखिए ये वाला जो सिंबल है ना, इसको म्यू बोलते हैं, MIU म्यू। क्या पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं इस वाले सिंबल, ऐसा जब भी लिखा रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं, विराम कोण। अब देखिए विराम कोण क्या है, समझिए, बाकी समझिए, सही बात समझ में आएंगे। एक बार नहीं समझ में आता है, दोबारा वीडियो को देखिए, एक एक बार समझ में आएंगे। चलिए विराम कोण एंगल ऑफ रिपोज आनत तल और क्षैतिज के बीच बने कोण को वह अधिकतम मान जिससे अधिक होने पर वस्तु तल से फिसलना प्रारंभ कर देता है, विराम कोण कहलाता है। ठीक है, फिर देखेंगे अगले जो एक फिगर फिर दिए रखा है। देखिए यहाँ पर आपको एक रोड ऐसे बना लेना है, और यहाँ पर देखिए जो एंगल बन रही है आर, एफ फ्रिक्शन लग रहा है, mg sin थीटा एंगल का जो ये भाग है mg लग रहा है। यहाँ पर भी देखिए mg लग रहा है, ये हो गया mg, ये वाला लिखा हुआ है, ये mg लग रहा है। ठीक है, mg cos थीटा यहाँ बन जाएंगे। इसका चित्र r बराबर mg cos अल्फ़ा कोमा f इक्वल टू mg sin थीटा बन जाएगा, यहाँ से f बराबर। इसी प्रकार हम आगे देखिए, f बटे r इक्वल टू mg sin थीटा sin अल्फ़ा mg cos अल्फ़ा, f बटे r tan अल्फ़ा और म्यू इक्वल टू tan अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अब आगे देखिए नोट आया, फिर घर्षण के नियम है, लॉ ऑफ फ्रिक्शंस। अब ये समझिए क्या बात है यहाँ पे, घर्षण के नियम। ठीक है, घर्षण के नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। देखिए पहला नियम है ये, घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु को चलाने वाले बल के विपरीत होती है। ठीक है, घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु को चलाने वाले बल के विपरीत होता है। ध्यान से समझिए, बारीकी से क्या कह रहा है कि इसके जस्ट अपोजिट होता है। घर्षण जिस दिशा में लगता है उसका जस्ट अपोजिट बल लगता है। ठीक है, घर्षण के नियम है। चलिए दूसरा नियम देखिए, घर्षण बल अभिलंब प्रक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, देखिए जैसे कि F अनुक्रमानुपाती R यहाँ से, और F इक्वल टू म्यू R और म्यू इक्वल टू F बट्टे R। ठीक है, जहाँ म्यू एक नियतांक है यानी कांस्टेंट है, जो इसका मान जो भी रहेगा वो बदलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ नियतांक हो जाएंगे, जिसे घर्षण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अगला नोट देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये VBI जो है सो नोट होगा। नोट देखिए, नोट में जो है घर्षण गुणांक का मान सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर नहीं। सतह जैसा रहेगा उस पर निर्भर करेगा। ये एक नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। क्षेत्रफल जितना रहेगा कितना रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, सतह कैसा है इस पर निर्भर करता है। यदि सतह रुखरा है तो घर्षण बल का मान अधिकतम तथा यदि सतह चिकना है तो घर्षण बल का मान कम होगा। क्योंकि देखिए चिकना सतह रहेगा तो घर्षण तेज़ी से लगेगा, अगर रुखरा रहेगा तो टाइम लगेगा इसमें घर्षण करने में। ठीक है ना, आगे देखिए घर्षण कम करने की विधि देखिए। अब इसका कम करने का कुछ उपाय जो है उससे हम उसका मतलब अपना करके उसका कुछ हद तक जो है कम कर सकते हैं घर्षण को। कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए घर्षण कम करने की विधि देखिए, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, पॉलिश द्वारा। देखिए पहला विधि क्या है, पॉलिश कर को हम क्या करेंगे, किसी वस्तु पर जो है घर्षण का जो बल रहेगा उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद वायर वायरिंग से,
बेयरिंग का उपयोग कर सकें। मतलब जैसे कि तेल जो होता है वायरिंग मतलब जो होता है छोटे छोटे नट होते हैं, उसमें तेल डाल क्या करेंगे, उसका जो फ्रिक्शन होगा उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद स्नेहक लगा द्वारा, समझे। स्नेहक एक पदार्थ होता है जो चिकना सा, मतलब जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उससे भी हम जो है किसी वस्तु पर लगा कर उसका जो घर्षण बल को कम कर सकते हैं, समझे। इतना जो है आपका उदाहरण है। उसके बाद घर्षण बढ़ाना। अब घर्षण बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये बात समझिए। ये बहुत बारीकी चीज़, बहुत अच्छा चीज़ है, समझिए बारीकी से। घर्षण बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग अगर हमको घर्षण बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, वाहनों को टायर में खांचे बना देंगे। क्या करेंगे, उसको खांचा बना देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, घर्षण बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि उसके बाद देखिए जूते चप्पल के तल को खुरदुरे मतलब उभर खावर कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उसका घर्षण बल बढ़ जाएगा, घर्षण उसमें कम लगेगा, समझे। उसी प्रकार से हम और कुछ उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चिकनी मिट्टी पर रेत या लकड़ी का बुरादा डाल देंगे, उससे भी क्या होगा, घर्षण बल थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, बढ़ जाएगा क्योंकि हम इसको बढ़ा रहे हैं ना। चिकनी मिट्टी पर रेत, या चिकनी मतलब क्या होगा, चिकनी मिट्टी जो होता है फिसलन टाइप का होता है, उसमें फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, चिकनी मिट्टी पर रेत मतलब बालू, समझते हैं ना, बालू या लकड़ी का बुरादा। लकड़ी मतलब समझ रहे हैं, जो बढ़ई लोग जो कारपेंटर का काम करते हैं, तब उसमें क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा निकलता है कोई भी लकड़ी काटने के बाद, उसको बुरादा बोलते हैं। उसको डाल के हम क्या करेंगे कि घर्षण बल को बढ़ा सकते हैं। ये भी एक तरीका है। इसी प्रकार से देखिए आगे क्या है, समझिए। समतल सड़क पर कार की गति। अब ये समझिए, समतल सड़क है मतलब बहुत प्लेन रोड है, उस पर जो कार गति है, मोशन ऑफ एक कार ऑन फ्लैट ऑफ रोड, ऑन द फ्लैट ऑफ रोड। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ पथ है, यहाँ देखिए रास्ता है बना हुआ, रोड है, ये रोड है, समझे। और यहाँ देखिए एक बिंदु O है और R है। यहाँ वेलोसिटी V से जो है कार आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, इसके बगल में, जस्ट बगल में देखिए यहाँ पर एक देखिए है ना, कॉलम बना हुआ। ये क्या है, एक कोई वस्तु है, जैसे फ्रिक्शन देखिए लग रहा है, ये सतह है, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन F लग रहा है यहाँ पर, देखिए ये क्या है, फ्रिक्शन। mg देखिए नीचे, mg तो हमेशा नीचे की ओर ही लगता है, देख रहे हैं। नॉर्मल देखिए बन रहा है, नॉर्मल n बन रहा है, 90 डिग्री पर चल रहा है कोई कार। तो देखिए इससे क्या होगा, समझिए। कार पर 3 बल आरोपित होता है। क्या हो गया, 3 बल कैसे हो गया, सो बात समझिए। कार का भार mg नीचे की ओर लग रहा है, देखिए मैंने पहले ही बता दिया, समझ गए। उसके बाद देखिए अभिलंब प्रक्रिया। अभिलंब मतलब क्या होता है, जो ऐसे जो बनता है, इसको क्या करते हैं, अभिलंब कहते हैं, है ना। अभिलंब क्या है, प्रतिक्रिया बल n ऊपर की ओर क्या लग रही है, प्रतिक्रिया मतलब ऊपर की ओर, क्रिया देखिए mg नीचे की ओर लग रहा है। ये तो हो गया आपका क्या, नीचे को भार मतलब गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है, हमेशा लगता है। जैसे कि आप लोग कभी पढ़े होंगे कि न्यूटन्स जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके नीचे में कुछ फल गिर गए थे, सेब, शायद सेब ही था। तो उसने सोचा हम आप रहते तो नहीं सोचते, उठा लेते सिर्फ, और उसको क्या करते, खा लेते। लेकिन उसने क्या सोचा कि सेब को तो हो सकता है पेड़ से नीचे गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर भी जा सकता था। ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हुआ, ये किसके कारण हुआ, तो उसी से मतलब वो एक नियम बना दिए। क्या नियम बना दिए, गुरुत्वाकर्षण नियम बना दिए। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, समझे बहुत अच्छे से, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है उसमें। अब नहीं पढ़े हैं तो मैं जो है कुछ दिनों के बाद उसको भी हम अपलोड करेंगे इस पर, क्या है, चलिए। तो यही बात यहाँ पे भी है ना। घर्षण बल रोड और टायर के बीच लगता है। रोड और टायर के दो, कभी घर्षण किसके बीच लगेगा, 2 वस्तुओं के बीच लगेगा। जैसे कि यहाँ पर रोड है, रोड एक वस्तु हो गया, और एक वस्तु क्या है, कार हो गया। कार और
और जो है रोड के बीच क्या है, घर्षण बल लग रहा है। समझ गए। यही इसी प्रकार से जो है कार पर जो 3 प्रकार के बल लग गए यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। समझ गए। चल देखिए आगे क्या है, चूँकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं है। चूँकि ऊर्ध्वाधर, देखिए इतना तो हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हम जो मेन पॉइंट है ना उसको समझाते जाते हैं, ठीक है। और बाकी आप खुद देखिए, और जो नहीं समझ आएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पर सर नहीं समझ आए इसको बताइए, ज़रूर बताएंगे। उसके बाद देखिए सभी किस लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट रूप, सभी हिंदी में लिखा हुआ है कि रोड और टायर के बीच घर्षण बल द्वारा प्रदान किया गया जाता है। नहीं, देखिए पढ़ लीजिए अच्छा से, सभी नोट को देखिए हमने बारीकी से सजा के बताया गया। इसमें देखिए यहाँ पे एक सूत्र भी निकला, देखिए क्या निकला सूत्र, समझ लीजिए। बी मैक्सिमम बराबर क्या, √μS/g, ये एक फार्मूला हो गया। आगे देखिए ढालू सड़क पर की गई गति। ढालू मतलब समझते हैं, ढलकान जो नीचे की ओर बना होता है ना, ऊपर से नीचे सीधे, जैसे कि एरोप्लेन जैसे उड़ता है ऊपर ऐसे कर उड़ जाता है ऊपर, उसी प्रकार से नीचे की ओर जो है रोड बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए दिखा रहा है, ये देखिए ये रोड है, नीचे की ओर नहीं बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कार है, नहीं कार है, ये देखिए फ्रिक्शन ऐप लगा रहा है, नीचे की ओर अपना जा रहा है, क्योंकि इसका जो घर्षण बल क्या कम हो गया है, नीचे की ओर जा रहा है तो घर्षण बल कम ही होगा ना, ढलकान जगह पे क्या होगा, कम होगा घर्षण बल, क्योंकि तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसी कारण से ए बराबर VS²/R यहाँ से निकला, नॉर्मल n है, n cos थीटा यहाँ एंगल बना। इसी प्रकार से mg नीचे लगा तो यहाँ पर f sin थीटा बना। देखिए यहाँ पे एंगल क्या थीटा बन गया। इसी प्रकार से इधर भी एक जो है सो दिया हुआ है, देखिए ये वाला, यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन लग रहा है, f cos थीटा n sin थीटा, उस पर नॉर्मल n है, यहाँ पर इसका नॉर्मल क्या है, n है, देखिए नॉर्मल n है। नॉर्मल को देखिए NC लिखा जाता है कभी, क्योंकि नॉर्मल का स्पेलिंग क्या होता है, NORMAL नॉर्मल। आप कोई और चीज़ से भी लिख सकते हैं, MQRP कुछ भी से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बना, n cos थीटा नॉर्मल से बना, इसलिए n cos थीटा दे दिया, इधर n sin थीटा बनता है। फ्रिक्शन नीचे लगता है, देखिए यहाँ पर f sin थीटा, mg नीचे की ओर लगा। इसी प्रकार से आपका ये फिगर समाप्त हुआ। आगे देखिए, यदि सड़क ढालू है तो देखिए यहाँ पर ये समझिए, पढ़िए क्या कर रहा है। यदि सड़क ढालू है तो कार की वृत्तीय गति में घर्षण के योगदान को घटा सकते हैं। समझिए क्या कर रहा है, यदि सड़क ढालू है तो कार की वृत्तीय गति घर्षण योगदान को घटा सकते हैं। सही बात है, घटा सकते हैं एकदम, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं लगता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण लगता ही नहीं है, समझे। इसलिए कुल बल क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, बल उसमें कुछ लगेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा कार, ठीक है। इसीलिए उसमें जो है बल कुछ भी नहीं लगेगा, शून्य लगेगा, समझ गए। अगर हम गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे तब पर भी गाड़ी जो है आगे की ओर बढ़ सकता है, इसलिए जो है इसका बल शून्य हो जाएगा, समझ गए। आगे देखिएगा, अतः n cos थीटा इक्वल टू mg f sin थीटा समीकरण फर्स्ट। n तथा f के कंपोनेंट द्वारा अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। देखिए कितना बारीकी सभी चीज़ लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इतना पढ़ेंगे एक एक बार तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए हाँ देखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो है लेकिन हम यहाँ पर करा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है बनाने का और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए, कोई क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा। सभी जितने भी हम प्रॉब्लम नीचे दिखा रहे हैं सभी को जो आप बना सकते हैं, आंसर भी दिया हुआ है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला तो हम ज़रूर निकालेंगे उसको। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको आप कर लेते हैं समझिए आप फिजिक्स में 50% तैयारी हो जाएगा। नोट से आप तैयारी कीजिएगा तो 50% जो होगा वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, 100% तैयारी हो जाएगा। देखिए अगला टॉपिक है कार्य और ऊर्जा। जो है कार्य और ऊर्जा और शक्ति,
वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी कहते हैं। जो अब रह गया है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये चैनल का वीडियो पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना इस वीडियो से लाभ उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।